उस दिन मैं अंडमान की सेलुलर जेल में था। पूरा दिन बारिश चल रही थी। मन था कि किसी भी तरह यहाँ की यात्रा की जाए, शाम को होने वाले लाइट साउंड शो को सुना जाए। मित्र बारिश की अधिकता देखकर अपने ठहरने के स्थान पर वापस चले गए थे। सेलुलर जेल की दीवारें, वहाँ के रोशनदान और उसके प्रांगण में स्थित कोहलू और वहाँ प्रदर्शित टाट के बोरों से बने हुए कपड़े, हंटर, बेड़ियां बलिदानियों की पीड़ा को बयां कर रही थी। फांसी घर बता रहा था कि यहां पर किसी को बोलने की आजादी नहीं है। शाम को पीपल के पेड़ ने बलिदानियों की कहानी कहनी शुरू की। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितनी यातनाएं, कितना संघर्ष शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। आंखों के कोनों से न जाने अचानक 2 बूंदें टपक गई। भारत माता के अमर बलिदानियों ने कितने कष्ट सहे। आजादी का अमृत महोत्सव में अमर बलिदानियों की कहानी, आइए आज कहानी माला में सुनते हैं वीर सावरकर की कहानी। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट भगूर नामक गांव में हुआ। माता का नाम राधाबाई और पिता पंडित दामोदर पंत, दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के। घर के लोग तात्या कहकर बुलाते थे वीर सावरकर को और माता विनायक कहकर बुलाती थी। घर में धार्मिक वातावरण था। रामायण और गीता का पाठ प्रतिदिन सुनने को मिलता था, इसलिए बालक के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना बहुत आवश्यक था। बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। 10 उम्र की अवस्था में ही देशभक्ति से परिपूर्ण उनकी कविता छप चुकी थी। बालक विनायक के सिर से इसी अवस्था में मां का साया उठ गया था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद विनायक को आगे की पढ़ाई के लिए नासिक भेजा गया। देशभक्तिपूर्ण भावों को व्यक्त करने का सिलसिला जारी रहा। सन 1897 में पूना में भयानक प्लेग फैला, जिसकी चपेट में आकर घर के घर खाली हो गए। जनता में त्राही त्राही मच रही थी और ब्रिटिश शासन चैन की नींद सो रहा था। युवकों में आक्रोश का आना बड़ा स्वाभाविक था। चापेकर बंधुओं ने इसी आक्रोश में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। विनायक ने जब यह समाचार पढ़ा कि चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो उन्होंने अपनी कुलदेवी के समक्ष शहीद चापेकर के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का प्रण लिया। विनायक की संगठन योजना शुरू हो गई। मित्र मेला नाम की एक संस्था का उन्होंने गठन किया, जिसका ध्येय गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से युवकों में सशस्त्र क्रांति का प्रचार करना था। जब 1901 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ, तब देश में जगह जगह शोक सभाएं होने लगी। विनायक सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा, ब्रिटेन की रानी हमारे दुश्मनों की रानी है, हम उसका शोक क्यों मनाएं? यदि अपने को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाली रानी की मृत्यु पर हम शोक मनाते हैं, तो यह हमारी गुलाम प्रवृत्ति का परिचायक समझा जाएगा। जनसामान्य में विनायक के प्रति सम्मान जाग उठा। मैट्रिक की परीक्षा के बाद उनका दाखला पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ। वहां उन्होंने निरंतर संगठन का कार्य जारी रखा
1909 में उनका विवाह यमुनाबाई से हुआ। इसी दौरान विनायक सावरकर की मुलाकात कालपत्र के संपादक प्रांजपे से हुई। प्रांजपे उनकी देशभक्ति की भावना से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने विनायक का परिचय लोकमान्य तिलक से कराया। विनायक के विचारों से तिलक बहुत प्रभावित हुए। सन 1905 में जब सावरकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और एक जोरदार आंदोलन चलाया, जिसकी प्रतिक्रिया में, जिसका विरोध करते हुए कॉलेज के अधिकारियों ने विनायक को कॉलेज से निकाल दिया। अब विनायक ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती देने के मूड में थे। अभिनव भारत संगठन के बैनर तले उन्होंने सैकड़ों युवाओं को संगठित कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब कभी भी राष्ट्रीय और राजनीतिक उत्पत्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया का कुशासन द्वारा कुटिलता से दमन किया जाता है, तो इस क्रम में स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में क्रांति आनी ही चाहिए। पंडित श्यामजी कृष्ण, जो लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकालते थे, उन्होंने भारतीय प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। लोकमान्य तिलक के सिफारिश पर विनायक को यह छात्रवृत्ति मिली और इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने का निश्चय किया गया। इंग्लैंड जाकर भी सावरकर ने यह महसूस किया कि यहां पर भी अनेक भारतीय ब्रिटिश सरकार की जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने वहां भारतीय विद्यार्थियों का संगठन तैयार किया, जिसमें भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, हरनाम सिंह जैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित हो गए। फ्री इंडिया सोसाइटी नामक इस गठन ने विदेश में क्रांतिकारियों के कार्यों का अध्ययन शुरू किया और इसी दौरान वीर सावरकर की महत्वपूर्ण पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर प्रकाशित हुई, निकली। पुस्तक को बैन किया गया, पूर्ण रूप से उसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। उसके कुछ अंश जगह जगह छपे और पढ़े गए। ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी थी। एक पूरी योजना के तहत जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में कर्जन वायली नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की। बाद में एक शोक सभा के दौरान सर आगा खान ने कहा कि इस हिंसक तथा निंदनीय कार्य की वे सर्वसम्मति से भर्त्सना करते हैं। इस पर सावरकर ने जोरदार आवाज में कहा, सर्वसम्मति से नहीं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सावरकर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों में खटकने लगे। विनायक सावरकर के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर भी एक कट्टर देशभक्त और महान क्रांतिकारी थे। उनके छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर भी एक क्रांतिकारी थे। बाद में उन दोनों को भी ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। लंदन में पढ़ाई करते हुए उनकी गतिविधियों से रूठे ब्रिटिश सरकार ने किसी भी बहाने से विनायक सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भारत भेजा गया और जिस यान से उन्हें भारत भेजा गया, इस वीर ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए समुद्र में छलांग लगाकर उनकी गिरफ्तारी से भाग निकले और फ्रांस जा पहुंचे, जहां फ्रांस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया। भारत की यरबदा जेल में जब उन्हें बंद किया गया और दो बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, तो उन्होंने कहा, मुझे 2 जन्मों का कारावास देकर सरकार ने हम हिंदुओं के पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान लिया है।
इस बात की मुझे प्रसन्नता है। अधिक प्रसन्नता होती यदि मृत्यु दंड दिया जाता और मुझे भारत मां के चरणों में अपने जीवन की बलि देने का अवसर मिलता। बाद में उन्हें अंडमान यानी काला पानी जिसे उस समय कहा जाता था, वहां की सेलुलर जेल में भेजा गया। वहां की अव्यवस्था, वहां की यातनाएं, वहां का वातावरण उन्हें कचोटता था। दिन भर कोहलू से तेल निकालने का काम, वहां का यातनाएं सावरकर सब सहते रहे देश के लिए, लेकिन वहां भी संगठित किया सभी क्रांतिकारियों को। वीर सावरकर ने कहा था, संपूर्ण अहिंसा की नीति आत्मघाती है, एक भारी पाप है। युवकों को इस समय अधिकाधिक संख्या में सेना में भर्ती होना चाहिए। वीर सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे, लेकिन उन्होंने कहा था, भारत देश पूर्णतः भारतीय रहे, धर्म और जाति के आधार पर मतदान, लोक सेवा, पदों, कराधान के संबंध में अनुचित भेदभाव को कोई स्थान न दिया जाए। विगत दिनों में यह दुर्भाग्य ही कहा जाए कि इस वीर सावरकर के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। यहां तक भी छपा कि वीर सावरकर ने अपनी सजा माफ करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष अनुनय विनय किया। आंखों में फिर आंसू टपक पड़े। यह उसी वीर सावरकर के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसकी कहानी मैंने अंडमान की सेंट्रल जेल के प्रांगण में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस पीपल के पेड़ की जुबानी ही सुनी थी। क्या मिला सावरकर बंधुओं को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत माता के लिए लगा दिया? विडंबना देखिए, सेलुलर जेल में सावरकर के बड़े भाई भी कई वर्ष से बंदी थे, कैदी थे, लेकिन सावरकर को या उसके भाई को एक दूसरे के बारे में कोई सूचना या जानकारी वहां नहीं थी। किस प्रकार का वातावरण रहा होगा सेलुलर जेल का, कितनी यातनाएं भारतीय वीरों ने न सही। हजारों के नाम आज भी वहां पत्थरों पर खुदे हुए हैं। वीर सावरकर को समझना है तो उनके जीवन के संघर्षों को समझिए। वीर सावरकर को जानना है तो एक बार अंडमान की सेलुलर जेल की यात्रा अवश्य कीजिए। अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर उन बलिदानियों के बलिदानों को लांछित करने का दुष्कृत्य कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिए। कहानीमाला में बलिदानियों की कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी के प्रोत्साहन के लिए, आप सभी के सुझाव के लिए और निरंतर हमें सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव यूं ही मनता रहे। नमस्कार।